अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोगों ने स्टार्ट किया है फैराडेज लॉ। देखो लास्ट टाइम हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल स्टार्ट की थी। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कौन से इलेक्ट्रोड पे कौन सी गैस रिलीज होती है, कौन सा मेटल डिपॉजिट होता है, वो सब पता चलता है। ठीक है, फैराडेज लॉ हम लोगों को जो भी मेटल डिपॉजिट हो रहा है वो कितने अमाउंट में डिपॉजिट होगा वो बताएगा। ठीक है, तो इसमें लिखो फैराडेज लॉ गिव्स अस क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्वांटिटेटिव एनालिसिस समझ में आ रहा है, कितने अमाउंट में डिपॉजिशन होगा। इसमें फैराडेज फर्स्ट लॉ आता है जो लास्ट लेक्चर कवर किया था मैंने। ठीक है, तो फैराडेज फर्स्ट लॉ जिसका फॉर्मूला आता है W इज इक्वल टू MIT बाई NF। ठीक है, वेर W इज मास डिपॉजिटेड या लिबरेटेड, W इज मास डिपॉजिटेड और liberated, capital M is molar mass, I is amount of current passed, T is time for which the current is passed, N क्या रहता है इस पूरे चैप्टर में? N क्या है? हाँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, N फैक्टर। ठीक है, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, एंड F is Faraday's constant which is 96500 coulombs। ठीक है, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में कराए थे, एक और एक क्वेश्चन ले लेता है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस liberated when 1 ampere current is passed for 9650 seconds in a solution of dilute H2SO4। ठीक है, तो यहाँ पे डाइल्यूट H2SO4 का इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है जिसमें क्या रिलीज होने वाली है, ऑक्सीजन गैस। ठीक है, अब पूछा क्या है, बट वॉल्यूम पूछा है। वॉल्यूम निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, अब इसी फॉर्मूला को, ये फॉर्मूला दिख रहा है यहाँ पे, इसी फॉर्मूला को थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे ना, W इज इक्वल टू MIT बाई NF। इसे रीअरेंज करेंगे तो W मास अपॉन मोलार मास इज इक्वल टू IT बाय NF। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो मास अपॉन मोलार मास क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू IT बाय N फैक्टर F। अभी ज़रा वो N को N फैक्टर लिख देते हैं, NF लिख देते हैं, तो मतलब डिस्टिंग्विश हो पाएगा। ये स्मॉल n जो है वो नंबर ऑफ मोल्स है, NF जो है वो N फैक्टर है। ठीक है, ओके। अब इसमें पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालो एंड फिर बाद में नंबर ऑफ मोल्स को अगर वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, इंटू 22.4। ठीक है, उतना कर लेना। ओके, अब नेक्स्ट, व्हाट इज द एन फैक्टर ऑफ ऑक्सीजन गैस। हाँ, तो ऑक्सीजन का चार्ज कितना रहता है, 2 माइनस, तो ऑक्सीजन का एन फैक्टर हो जाएगा, ध्यान दो बे, एक ऑक्सीजन का चार्ज O2 माइनस, बट यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है ना, तो 2 ऑक्सीजन का चार्ज 4 माइनस। अगर कुछ डाउट रहेगा, लास्ट टू लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ऑक्सीजन गैस रिलीज का देखा है, लास्ट डाइल्यूट वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ NaCl, उसमें देखना 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है वो। ठीक है, चेक कर लेना चाहिए तो बाद में। तो ऑक्सीजन का एन फैक्टर कितना लेंगे, 4। अरे कुछ समझ में आ रहा है, तो एन फैक्टर 4 लो एंड यहाँ पे ये सारी वैल्यूज पुट करो एंड आंसर निकालो। चलो जल्दी,
ओके बाय। हाँ, सो स्टेटमेंट क्या बोल रहा है ध्यान देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ चार्ज? चार्ज का फॉर्मूला क्या रहता है? I इंटू टी। ओके, तो चार्ज का फॉर्मूला होता है I इंटू टी, मतलब सेम करंट सेम टाइम के लिए पास करना है, ठीक है, सेम करंट सेम टाइम के लिए पास करना है, एंड इन टू डिफरेंट सेल्स। अब एक्चुअली यहाँ पे दो डिफरेंट सेल रहने की भी ज़रूरत नहीं है, एक सिंगल सेल रहेगी तो भी चलता है, ठीक है। तो एक सिंगल सेल एंड इसमें और एक सेल, टू डिफरेंट सेल्स, ठीक है। तो इनको कैसे कनेक्ट किया है, स्टेटमेंट पढ़ो, कनेक्शन कैसा है? सीरीज में है। कैसा है? सीरीज, ठीक है। दिख रहा है, दो अलग अलग सेल एक ही बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब बैटरी अगर सेम रहेगी तो करंट सेम पास होगा दोनों में, एंड बैटरी जब ऑन करेंगे एंड ऑफ करेंगे तो सेम टाइम पे ऑन होगी, सेम टाइम पे ऑफ होगी। समझ में आ रहा है? तो सेम करंट इज पासिंग फॉर सेम अमाउंट ऑफ टाइम। समझ में आ रहा है? देन द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड। इक्विवेलेंट्स का सिंबल ई यूज़ कर रहे हैं, हम लोग ने पहले भी यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो या फिर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, मतलब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, ये सिंबल हम लोगों ने यूज़ किया है। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ ए, इसके ऊपर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ बी, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सी एंड नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सी डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट ईच इलेक्ट्रोड विल बी सेम। समझ में आ रहा है? तो हर एक इलेक्ट्रोड पे ये ए बी सी डी इलेक्ट्रोड्स जो हैं उन सब के ऊपर जो भी कंपाउंड्स डिपॉजिट होंगे या लिबरेट होंगे उनके नंबर ऑफ क्या इक्विवेलेंट्स हमेशा सेम रहेंगे। समझ पा रहे हो ये? अब ऐसा क्यों, ध्यान दो, देखो। अब फॉर ए, ठीक है, अगर मैं ए के लिए डिराइव करूं तो फॉर्मूला क्या रहता है? W इज इक्वल टू MIT बाई NF, चलेगा। अब I और T दोनों में, मतलब सब में सेम है। F तो कांस्टेंट है 96500, वो भी हर एक जगह पे सेम ही रहेगा, ठीक है। एंड अब इन दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूं, एक काम करते हैं, इसको वापस n फैक्टर बोल देते हैं, ठीक है। n फैक्टर ऑफ A इंटू F, ठीक है। अब गिवन मास अपॉन मोलार मास क्या बनता है? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए क्या बनेगा? IT बाय NF ऑफ ए इंटू F, बराबर। ओके, नंबर ऑफ मोल्स इंटू n फैक्टर क्या रहता है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स देता है, वेरी नाइस। तो ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स देते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? IT बाय F, बराबर। तो ये क्या बन गया? नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर, नंबर ऑफ एंड नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ A का फॉर्मूला क्या आ गया? IT बाय F, बराबर। अब वैसे ही सिमिलरली फॉर B, अब B के लिए कैसे हो जाएगा? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ B इज IT बाय F, number of equivalents of B is IT by F. Similarly, number of equivalents of C क्या होगा? And number of equivalents of D क्या होगा? And since A, B, C, D all are connected to same cell, same battery, तो I and T will be constant, same रहेगा। समझ में आ रहा है? And Faraday's constant तो constant ही है, तो ये हर एक IT by F की वैल्यू क्या रहेगी? सेम रहेगी। Therefore, we can conclude that therefore number of equivalents of A is equal to number of equivalents of B, which is equal to number of equivalents of C, which is equal to number of equivalents of D. ये कुछ समझ में आ रहा है? लिख दो ये। तो हर जगह पे सेम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स डिपॉजिट होंगे, ठीक है।
जल्दी लिखो। एसी अगर कम करना हो तो बाजू से जाके रिमोट लेके आओ। अब पहली बात, किसके पास रिमोट है बे? मेरे पास दो, खुद से मत कम करो, तुम लोग वाट लगा दोगे। किसके पास है? पास करो। थैंक यू। क्या? चलो भाई, अब यहाँ पे कैसे फॉर्मूला आएगा? n इंटू एन फैक्टर इज इक्वल टू n इंटू एन फैक्टर। अब इसके नंबर ऑफ मोल्स कॉपर के निकालने पड़ेंगे, जिसका फॉर्मूला रहता है गिवन मास अपॉन मोलार मास, जिसका मोलार मास दिया है 63.5 इंटू एन फैक्टर ऑफ कॉपर इज 2 विच इज इक्वल टू 10.8 इसका मास दिया है अपॉन 108 इंटू 1, इसका एन फैक्टर 1 है। Ag का चार्ज +1 रहता है, कॉपर का +2 रहता है। दिस 1 ज़ा दिस 10 ज़ा, ये यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी ये 10 से क्यों, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला आएगा? W इज इक्वल टू 63.5 इंटू 2 सॉरी अपॉन 2 इंटू 10, समझे। 10 से डिवाइड करेंगे तो 6.35 होगा, 6.35 को 2 से डिवाइड करना है तो आंसर आएगा 175 यूनिट आएगा ग्राम्स। बात खत्म, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग लिखो कंडक्टिविटी, ठीक है। कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी में दो टाइप की कंडक्टिविटी हम लोग देखने वाले हैं, इलेक्ट्रॉनिक एंड आयनिक, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक एंड आयनिक। अब इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी तुम लोगों ने पढ़ा है नहीं पढ़ा है पता नहीं, बट इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी किस चीज़ में मिलती है? सॉलिड, लिक्विड या गैस? सॉलिड, सॉलिड में कौन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर रहता है? मेटल्स। तो ये अपने को मिलता है मेटल में, ठीक है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी रहती है मेटल्स में, ठीक है। एंड आयनिक कंडक्टिविटी किस में रहेगी? एक्वस, लिक्विड नहीं, इलेक्ट्रोलाइट्स में, जो चीज़ें आयंस बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी किस चीज़ के वजह से रहती है? मेटल के अंदर कौन भागता है तो कंडक्टेंस डेवलप होता है? इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन एंड आयनिक कंडक्टिविटी इज ड्यू टू आयंस, ओके। टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी बढ़ती है या कम होती है? कम होती है, ठीक है। ये अभी तक शायद से पढ़ा नहीं होगा, फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अल्फा करके एक फैक्टर पढ़ाया जाएगा फिजिक्स में, तो उससे पता चलता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम होती है, ठीक है। तो टेम्परेचर इंक्रीजेज, कंडक्टिविटी डिक्रीजेज। अब यहाँ पे आयनिक कंडक्टिविटी, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे या कम होंगे? नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे, बराबर। तो नंबर ऑफ आयंस इंक्रीजेस एंड नंबर ऑफ आयंस अगर बढ़ेंगे तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी, तो कंडक्टिविटी भी यहाँ पे बढ़ती है, कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, ठीक है। ये एक जनरलाइज टर्म्स है, ठीक है। तो अब आगे हम लोग इनको और अच्छे से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इलेक्ट्रिकल या आयनिक कंडक्टिविटी? आयनिक ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग आयंस के बारे में बात करते हैं, आयनिक कंडक्टिविटी देखेंगे, ठीक है। तो अब लेट अस स्टार्ट विथ रेजिस्टेंस फर्स्ट, ठीक है। तुम लोगों ने मतलब ये कुछ पढ़ा ही नहीं है क्या, रेजिस्टेंस एंड ऑल? ओके, चलो मैं बताता हूँ। अब ध्यान दो, अब दो वायर्स है, पहले वायर में इलेक्ट्रॉन को इधर से इतना ट्रैवल करना है, दूसरे वायर में इलेक्ट्रॉन को इधर से उधर तक ट्रैवल करना है। कहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगा? अब मतलब देखो भाई एकदम सिंपल, तुम लोगों ने यहाँ पे करंट जनरेट किया, करंट जनरेट कैसे करते हैं? टरबाइन यूज़ करके, मतलब ना जनरेटर यूज़ करके, दो मैग्नेट गोल गोल घूमते हैं, करंट जनरेट होता है। पढ़ा है क्या जनरेटर का प्रिंसिपल? नहीं पढ़ा, ठीक है। सुना तो है ना, मतलब कि ऐसे डैम बनाते हैं, पानी नीचे आता है, टरबाइन गोल घूमता है, करंट जनरेट होता है, ओके। अब यहाँ पे अगर करंट जनरेट हुआ एंड उसे मुझे भेजना है ऐसे गुजरात या फिर राजस्थान, अब उधर तक जाते जाते
करंट की अमाउंट बढ़ेगी या कम होगी? कम होते जाएगी। उसी बदले इधर बाजू में मतलब ऐसे उडुपी तक भेजना है, पूरा करंट ट्रैवल कर पाएगा, तो कम डिस्टेंस रहेगा अगर करंट को ट्रैवल करने के लिए, तो करंट ज्यादा पहुंचेगा। ज्यादा डिस्टेंस पे अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो करंट कम पहुंच रहा है, मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा है। रेजिस्टेंस जब बढ़ता है तो करंट कम होगा ना बे। रेजिस्टेंस क्या रहता है? द ऑब्स्ट्रक्शन टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर टू फ्लो ऑफ करंट, बराबर है। तो जितना ज्यादा डिस्टेंस रहेगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस रहेगा। ये समझ पाते हो सब जन? पक्का ना? इसलिए मतलब सोलर एनर्जी हम लोग ने तो राजस्थान में पूरा ऐसे सॉरी मतलब उसका गांव बीच में आ जाते तो मुझे से डर लगता है, बट राजस्थान ऐसे मतलब पूरा ऐसे रेगिस्तान है, वहाँ पे सोलर पैनल बिछा देते हैं, पूरे राजस्थान को ऐसे सोलर पैनल का हब बना देने का, सबके घर भर पे सोलर पैनल, लोगों को चलने के लिए नहीं मिलेगा तो भी चलेगा, बट धूप बहुत है ना वहाँ पे। क्या ए गुजराती रुक जरा, आज आके गुजरात का ये मतलब बढ़ाई करने का, और नहीं तो वो अभी बन रही है, अभी तक बनी नहीं है, बन रही है, हो गई, बन गई, अच्छा ठीक है, हाँ तो हाँ ठीक है ना, चलेगा, हाँ ओके ठीक है। तो अब फिर अगर हम लोग ऐसे कर ले तो पूरे इंडिया को पावर सोर्स मिल सकता है ना भाई, बट मिल रहा है क्या? क्योंकि उधर तक जाते जाते करंट खत्म हो जाएगा, रेजिस्टेंस की वजह से जीरो हो जाएगा, समझ में आ रहा है? तो करंट जहाँ पे बनता है उसके आजू बाजू में मतलब भेजना इजी गिरता है, दूर तक जाना पॉसिबल नहीं हो पाता, ठीक है। तो पहली बात, रेजिस्टेंस एंड लेंथ ऑफ वायर, व्हाट इज द रिलेशनशिप? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बे, जितनी ज्यादा वायर की लेंथ होगी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, जितना करंट को ट्रैवल करना पड़ेगा उतना उसकी वैल्यू कम होती जाएगी, तो रेजिस्टेंस ज्यादा होते जाएगा। ये समझ में आ रहा है? क्या रेजिस्टेंस कम कैसे करे? बट उसके लिए डिस्टेंस कम, फिजिक्स वालों को पूछने का, ये इधर फिजिक्स के क्वेश्चन नहीं, रुको, अपने को आयनिक पढ़ना है एक्चुअली, बट वो सेम प्रिंसिपल आयनिक में ही लगेगा, इसलिए फॉर्मूला सेम रहने वाला है, ठीक है। अब नेक्स्ट, ये एक वायर है, अब रेजिस्टेंस कम कैसे करते हैं ध्यान दो, एंड ये एक वायर है, ठीक है, किसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगा? ओके अब देखते हैं, चलो हाँ, अब रेजिस्टेंस मतलब कंडक्टेंस का उल्टा, रेजिस्टेंस कंडक्टेंस का उल्टा, तुम्हारा आंसर करेक्ट है बाय द वे। अब यहां पे कितना कंडक्टेंस हो पाएगा एक टाइम पे? एक इलेक्ट्रॉन का। यहां पे एक टाइम पे कितने इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर पाएंगे? बहुत सारे। ये समझ पा रहे हो? तो कहां पे कंडक्टेंस ज्यादा है? सेकंड वाले में। तो कहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा है? क्योंकि ऊपर में एक टाइम पे एक ही इलेक्ट्रॉन जा पाएगा, समझ में आ रहा है? तो अगर करंट ज्यादा अच्छे से पास कर रहे हैं तो वायर्स मोटी करनी पड़ती है, इसलिए तुम लोगों ने अगर देखा होगा ऊपर की वायर एकदम मस्त मोटी मोटी रहती है, समझ में आ रहा है? बट बहुत मोटी वायर कर देंगे तो पैसा भी खर्चा उतना होगा ना बे, और गलती से अगर गिर गई तो वो भी मतलब दिक्कतें बहुत है, तो वैसा, तो इसलिए हम लोग उसको मतलब रेजिस्टेंस को कम नहीं कर पाते। अब तो सेकेंड पॉइंट, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड, रुको हाँ, व्हाट अबाउट एरिया? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ठीक है ओके। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, समझे? प्रोपोर्शनलिटी निकालने के लिए यूज करते हैं कांस्टेंट, ये कांस्टेंट का नाम रो, ऑल्सो कॉल्ड एज रेजिस्टिविटी, वेरी नाइस, ठीक है। रेजिस्टेंस के कांस्टेंट को बोला जाता है रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो ये हो गया रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, एंड रो का मीनिंग रहता है रेजिस्टिविटी। जरा यूनिट्स की बात कर लेते हैं। रेजिस्टेंस का यूनिट ओम्स, ठीक है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट, लेट अस टॉक अबाउट रेजिस्टिविटी, मतलब यूनिट और कुछ नहीं। हाँ बाय द वे, रेजिस्टिविटी इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक ये वर्ड कब यूज करते हैं? हाँ, जब बाकी सारे नंबर्स 1 हो जाए, समझ में आ रहा है? तो इधर सब नंबर 1 करो बे, लेंथ ऑफ वायर 1 मीटर कर दी, एरिया ऑफ वायर 1 मीटर स्क्वायर कर दिया, 1/1 1, तो रो इज इक्वल टू आर, 1 नहीं रहे क्या कुछ भी, तो रो इज इक्वल टू आर, समझ में आ रहा है? तो स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी क्यों? बिकॉज इट इज द रेजिस्टेंस when length of wire is 1 meter and area of wire is 1 meter square। ऐसे कोई वायर रहती नहीं है,
1 मीटर स्क्वायर की वायर मतलब 1 मीटर बाई 1 मीटर का तुम लोगों को प्लेट बनाना पड़ेगा, वो प्लेट हो जाती है, वो वायर थोड़ी ना रहती है ना। फिजिक्स वाले येड़ा बनाते हैं साला, आपने तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है। अब ध्यान दो, मतलब नेक्स्ट रोशन सर पढ़ाएंगे ना, रोशन सर ये पढ़ाएंगे, ठीक है, तो उनको बाद में बोलना कि सर ये कौन सी वायर रहती है 1 मीटर बाई 1 मीटर, उसको प्लेट बोलते हैं, ठीक है। फिर वो तुम लोगों को कूटेंगे, नहीं रहती है ऐसी वायर। तुम अच्छा तुमको एड़ा बना देंगे, हाँ नहीं मैं तो बोल रहा हूँ कूट देंगे फिर तुम लोगों को। अब हाँ तो वो मुझे क्या करेंगे, मैं क्या डरता हूँ क्या उनसे, भाग जाऊंगा मैं। अब यहाँ पे रो का फॉर्मूला क्या आएगा, रेजिस्टिविटी पढ़ रहे हैं ना अभी, तो रो का फॉर्मूला यस आर इंटू ए बाय एल, समझे। अब रो का यूनिट, रेजिस्टिविटी का यूनिट, चलो भाई आर का यूनिट, आर का एक चमाड़ दूंगा ना भाई, रेजिस्टेंस का यूनिट ओम्स, ठीक है, एंड एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, एंड लेंथ का यूनिट मीटर, मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, मीटर, तो ओम मीटर, पर मीटर नहीं ना, सिर्फ मीटर बचा, ओम मीटर। अब तुम्हारे मोबाइल में बैटरी यूज, हम लोग इस चैप्टर में पूरा बैटरी यूज कर रहे हैं, तुम्हारे मोबाइल में बैटरी है, उसके अंदर मतलब वायर सब कुछ है। तुम्हारे मोबाइल की बैटरी 1 मीटर की है क्या, तो उसका कैलकुलेशन 1 मीटर करके कुछ फायदा है क्या, तो मीटर नहीं यूज कर पाएंगे, क्या यूज करना पड़ेगा। तो केमिस्ट्री में हम लोग यूज करते हैं ओम। देख केमिस्ट्री प्रैक्टिकल चीज बताती है जो यूज करें, फिजिक्स में हमेशा ओम मीटर यूज करोगे, उधर चलता है वो ऐसे प्लेट की वायर, हाँ 1 मीटर में, इसलिए मुझे फिजिक्स अच्छा नहीं लगता कभी कभार, बट यहाँ पे समझ में आ रहा है। हाँ वो तुम लोगों को पसंद नहीं क्योंकि तुम लोगों को आता नहीं है, ठीक है। हाँ तो बस क्या थोड़ा बहुत अभी भूल गया हूँ, मतलब अभी भूल गया हूँ। क्या लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन मतलब m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2, ये बेसिक है। उसके आगे अभी तुम लोगों को जो कुछ पढ़ाया होगा वो क्या पता, तुम लोगों को कौन सा पढ़ाया था, तो वही पूछ रहे थे ना, छी तो वो नहीं आ पा रहा है तुम लोगों को, और नहीं तो हाँ तो वही कंडीशनल, तो उन्होंने मुझे सिर्फ लीनियर कंजर्वेशन सॉरी क्या कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पूछा, मतलब बताया, तो मैं भी शॉक हो गया कि इतना सा नहीं आ रहा है, छी 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 छी। तो थोड़े लोगों को आया, मतलब सबको आना चाहिए भाई, ये ऐसे बचपन में अरे ये स्कूल में पढ़ाया जाता है। अच्छा इधर एसएससी, हाँ आईसीएससी में पढ़ाते, सीबीएसई में पढ़ाते हैं, ओके। मैंने सीबीएसई का भी पढ़ाया नहीं, मैंने मतलब आईजी पढ़ाया है और आईसीएसई पढ़ाया है, सीबीएसई का मेरे पास स्टूडेंट कोई आया नहीं है कभी ऐसे। क्या मैं खुद एसएससी से पढ़ा हूँ बट पढ़ाया नहीं है कभी ऐसे, मतलब एसएससी वाले मतलब ऐसे प्राइवेट ट्यूशन थोड़ी ना लगाते हैं, स्कूल्स में, मतलब मैं जब स्कूल्स के लिए पढ़ाता था तो प्राइवेट ही जाता था वैसा। क्या हाँ मतलब ऐसे कंबाइन वाला ना ऐसे, हाँ यस, हाँ तो क्या ऐसे मस्त ऐसे चटाई पे बैठने का और पढ़ाई करने का, हाँ अरे जो मजा आती है ना ऐसे पढ़ने में, और ऐसे सर के पास एक स्टिक रहती है 60 फुट, खत्म, वो खौफ रहता था हम लोगों को यार। मैंने बताया रहेगा ना हम लोगों को कैसे मारते थे, कुछ भी। हमारे ना सर बड़े हरामखोर थे बे, वो है ना हर समर वेकेशन है ना गाँव जाते थे, और ये क्या फालतू चीज है, एंड उधर जाके ना घोड़े को मारने वाली जो ऐसे पतली छड़ी रहती है ना, बेताची छड़ी, हाँ जो ऐसे वॉबल होता है ऐसे एकदम मस्त वाला, अरे वो एकदम पतली एक छड़ी रहती है, एकदम पतली, इतनी मजबूत रहती है ना वो, और उससे घोड़े को मारते हैं। हाँ वो गांव जाके लाते थे, हर साल नहीं क्योंकि साल भर में खराब हो जाती थी, हर साल नई छड़ी आती थी, एंड उससे हम लोगों को जो मारते थे ना भाई, जो मतलब मारते थे, मतलब होमवर्क नहीं किया ना तो हम लोगों को है ना एक सिंपल रूल रहता था, आराम से 5 बार मार खाओ, मतलब एक बार खाया तुम ड्रामा करो ऐसा, ऐसे आराम से टाइम पास करके 5 बार खाओ, या फट 10 बार खाओ। तो क्या लगता है मतलब लोग किसके लिए ऑप्ट करते रहेंगे, फटाफट वाला,
एक बार में सब दर्द ले लो और फिर बाद में हाथ करते बैठो ऐसे ऐसे, वैसा। तो हम लोग लिटरली मतलब ऐसे 60 सूट ऐसे करते थे, एंड वो भी ऐसे चाप 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 चाप, अरे भाई। एंड ये हमेशा होता था क्लास के बाद, जिस किसी ने होमवर्क नहीं किया उसका। हम लोग एक पॉइंट के बाद इतने बेशरम बन गए थे ना, ठंडी के मौसम में ना ऐसे हाथ गर्म हो जाता था मार खा के, फिर ऐसे करते थे मस्त लग रहा है, मस्त लग रहा है। एंड अगर तुम ऐसे फर्स्ट बेंच पे बैठो, बेंच भी नहीं है मतलब ऐसे चटाई पे, फर्स्ट चटाई पे बैठे हो, और अगर तुम लोगों ने कुछ मस्ती की तो ऐसे 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 मारते, और ऐसे ना मतलब हम लोग बच्चे रहे ऐसे मतलब 5वीं 6वीं के, हाफ पैंट, तो वो बराबर जहाँ पे मतलब पैंट नहीं है ना उधर मारते थे। और तुम लोग ना लिटरली ऐसे पीछे जाते जाते ना ऐसे पीछे वाले के गोदी में बैठ जाते थे हम लोग, और फिर भी रुकते नहीं थे यार, ऐसा मारते थे ना भाई साहब। एंड वो स्टिक भी इतनी मजबूत साली, साल भर के बाद भी वो यूज कर सकते थे, बट फिर भी वो हर साल लाते थे कि बीच में अगर टूट गई तो वैसा रिस्क नहीं लेने का। हाँ वैसा भाई, जो हम लोगों ने कुत्ते जैसा मार खाया है ना, मस्त। किधर मारता हूँ मैं कुछ भी नहीं मारता, मार ही नहीं पाता। हाँ आराम से रुक जरा, इधर नीचे ही मतलब अभी कुछ लोगों को पकड़ा हुआ है, ठीक है। ठीक है, तुमको भी जाना है क्या? रुको आराम से, कंट्रोल। हाँ मतलब भाई, हाँ उधर सीन एग्जैक्टली क्या, रुको गॉसिप नहीं, सीरियस टॉपिक है इसलिए गॉसिप नहीं, ऐसे गॉसिप करने जैसा नहीं है। गलती किसकी है? हाँ नहीं मतलब नहीं, मुझे पूरी स्टोरी नहीं पता, बट अभी तक हम लोगों ने ना कस्तूरी की साइड नहीं देखी है। वो एक तनीषा एंड वो श्रेया, उसके पापा आ गए थे इसलिए। वो क्यों थी वही समझा नहीं, मैंने भी उसको उसी मामले में झाड़ा कि तुझे जाने की जरूरत ही नहीं थी। हाँ श्रेया, हाँ तो बेस्ट फ्रेंड है तो क्या हुआ मतलब, तो क्या हुआ मतलब, देखो नहीं वो पहले से मतलब उसको चक्कर वक्कर आ रही थी, एंड उसके बाद तू झगड़ा करने जा रही है गधे जैसी, मतलब क्या नॉनसेंस है। नहीं उसको जस्ट चक्कर आ रही थी। हाँ चलो ना, हाँ वही हाँ चक्कर आ रही थी। हाँ तो अभी कंटिन्यू प्लीज, क्या हुआ, क्या है मतलब, क्या सीन है? और ये बात सिर्फ नहीं मतलब भाई, वो देखो हर एक जन एक दूसरे को डिफेंड करता है, जो भी आ रहा है वो खुद को डिफेंड कर रहा है, तो एग्जैक्टली क्या है वो पता नहीं चलता, तो इसलिए वही मतलब कि हाँ नहीं श्रेया बोल रही है कि तनीषा हमेशा, अभी तनीषा ने बोला इनकी गलती है, श्रेया बोल रही है कि इनकी गलती है। एग्जैक्टली किसकी गलती है कोई मानेगा नहीं, इसलिए मैं रुको। हाँ शरयू के साथ, हाँ वो क्यों थी वो भी नहीं मुझे समझा। हाँ तलवार, और किसी को तो मैसेज किया तनीषा के मम्मी पापा के बारे में बहुत बुरा हाँ आर वर्ड भी बोला। हाँ वो सुना मैंने। हाँ बहुत बुरा, हाँ रुको बहुत बुरा बोला, एक मिनट। हाँ नहीं और एक शौर्य भी है। अच्छा तो जिसके मैसेज, जिसका अकाउंट यूज हो रहा है वो तलवार है कि दूसरा है? वो दूसरा शौर्य है। हाँ 2 शौर्य है, वो भी समझा हमें। हाँ तो वो दूसरे के अकाउंट से कर रही है। ओके हाँ ये लेक्चर के बाद ना कुछ तो, हाँ मतलब नहीं ये हम लोग तभी मतलब बाहर थे, फिर आए तब तक लफड़ा वफड़ा हो गया था। हाँ क्या फालतू गिरी है मतलब यार ये सब।
इसको लोकल में भेज दो, हमेशा लफड़े देखेगी। ओके नहीं यार, कैसे भी मारते हैं, हाँ ना, वही तो। और बाजू की औरतें छुड़ाने नहीं आती, लड़कों का हो जाए ना तो ऐसे मतलब छुड़ाने आया जाता है। देखो बे, वही टॉपिक चालू है। लेक्चर हो गया, मतलब लेक्चर तुम्हारा हो गया सब कुछ की बैग लेके जाना है? हाँ भाई लेक्चर को बैठना है ना। हाँ यार रुको बे, वही डिस्कशन चालू है कि एग्जैक्टली हाँ गलती किसकी है। सीन ऐसा हुआ मेरा और कस्तूरी का पहले से ही बहुत 6 महीने हो गए थे, हम दोनों का सीन हुआ था। एंड कस्तूरी ने जो अननेसेसरीली तनिषा को भी इन्वॉल्व किया, कुछ नीड भी नहीं था उसको इन्वॉल्व करने का। वो स्कर्ट को लेके सीन। हाँ वही। हाँ ओके। हाँ मैं हर एक सोर्सेस से इंफॉर्मेशन निकाल रहा हूँ। रुको, अरे नहीं, मेन गलती किसकी है वो तो पता रहना चाहिए ना, इसलिए सब कुछ। हाँ क्लियर हुआ, मैं हाँ कस्तूरी से बात कर रही थी, हाँ तो तभी वो बहुत बोलने लगी। मैंने ब्लॉक किया उसको, तभी वो मैटर खत्म हुआ उधर। अभी उस दिन उसने रैंडमली उसको टेक्स्ट किया, तनिषा का फ्रेंड है शौर्य करके, बहुत अच्छे फ्रेंड्स है, कस्तूरी भी जानती थी शौर्य करके है फ्रेंड। तो कस्तूरी ने शौर्य के अकाउंट से तनिषा को मेन तो अकाउंट जाता कैसे? हाँ उसको पता ही नहीं, शौर्य को पता ही नहीं कि उसके पास कैसे अकाउंट गया हाँ वही। ये ऐसा ही अड़ा कौन रहता है? ठीक है हाँ बराबर। हाँ किया पर उसे जरूरत भी नहीं थी करने की। किसको? शौर्य को, कस्तूरी को? हाँ मैसेज करने की। हाँ उसके बारे में ना कुछ ये लोग बोल भी नहीं रहे थे, कुछ भी नहीं कर रहे थे, वो बहुत गाली गलौज करने लगी है, बहुत बिलो द बेल्ट जाके उसने उसके पेरेंट्स को भी बोला, पूरा फैमिली को भी बोला है। तो वही हम लोग ने भी बोला। और अब जब तनिषा आई तो तनिषा ने कस्तूरी को बोला कि 2 मिनट बाहर आ इधर 05 के इधर। हाँ उधर से स्टोरी मैंने सुनी। अच्छे से बात करते, क्लियर कर दे शांति से। और तनिषा आई बाहर, उसने हम लोग को सब बताया कि उसने ऐसा ऐसा बोला। कस्तूरी और श्रेया से आए पूरा रेंज में आए, इधर से रेंज में आके सीधा बाहर निकले और इन लोग को बोलते तुम लोग नीचे आके बात करो। मैंने बोला कि इधर ही बात करते हैं ना। तो मैं और संजना सीधा बैग लेके आए, सीधा नीचे भागे। फिर हम लोग नीचे गए और उसने अननेसेसरीली कोरल के बॉयज को भी बुलाया, शौर्य ने दोनों ने बुलाया कि आओ तुम लोग आओ। जब भी हम लोग बोले कि हम लोग को मैटर है ना, सबको क्यों इन्वॉल्व करना, शौर्य को क्यों इन्वॉल्व करना है, तेरा उसका जो है वो हो गया। हाँ और कुछ चलो अब लिखो। थर्ड कंडक्टेंस। बस अभी यहाँ पे कंडक्टेंस, बातें बंद। देखो कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का क्या रहता है? उल्टा। बातें मत यहाँ पे। अब तो कंडक्टेंस का फॉर्मूला हो जाता है G इज इक्वल टू 1/r। ठीक है, एंड 1/r करेंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा? 1/ρ एरिया अपॉन लेंथ। ये कंडक्टेंस का फॉर्मूला समझ में आ रहा है ना? रेजिस्टेंस का एग्जैक्ट उल्टा। तो 1/ρ एरिया ऊपर गया, लेंथ नीचे आ गया। ठीक है, एंड 1/ρ इज कॉल्ड एज कापा। क्या बोलते हैं इसको? कापा। ये ऐसा है, समझ में आ रहा है? कापा, कापा A/L लिखो। अब हाँ अब बट बातें नहीं चाहिए तुम लोगों की। हाँ अब इसका यूनिट, व्हाट इज द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस? तो रेजिस्टेंस का उल्टा। तो रेजिस्टेंस का यूनिट था ओम, ओम का उल्टा ओम इनवर्स, या फिर लिखा हुआ ओम इनवर्स, या फिर ओम का उल्टा मो। हाँ ये ऐसा, ओम का उल्टा मो। ठीक है, या फिर साइमन। ठीक है, इसकी स्पेलिंग मुझे याद नहीं है। ठीक है, हाँ मतलब किधर तो आए ही आना चाहिए, और एक आए के बाद ही। ओके ठीक है, सिमंस।
तुमने वो इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड का हाँ सुना है, वो कंपनी इस बंदे ने स्टार्ट की थी। इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड की एक कंपनी है सिमेंस, ठीक है, हाँ होगा यस। तो वो कंपनी इस बंदे ने स्टार्ट की। लिखो बातें बंद, ये रख देना, मम्मी आ रही है? कुछ नहीं हो सकता। वो बायो का तेरा वाइवा भी है ना? आ रही है मम्मी। सॉरी ये क्या दे रहा हूँ मैं, ये लो। मम्मी बोली मेरे सामने मैं देखूंगी मैं वाइवा। मैं भी शॉक हो गया एक मिनट के लिए। मम्मी भी आज मूड में है लगता है। तूने आज भी नहीं दी ना, तो मैं बोला मैम तीसरी बार हुआ, तो मैम बोली ठीक है मैं आती हूँ। तीसरी बार? हाँ दूसरी बार तीसरी बार। नहीं, साढ़े पता सात। ही नहीं था ना वो फॉर्मूला। अबे चेता था वो रो देगी वो रो देगी। ए सबके घर पे नहीं, सिर्फ उसके घर पे नहीं करने बोला है। बक नहीं बक, चलो हाँ तो तुम्हारे घर पे थोड़ी ना कॉल जा रहा है, बाकियों के घर पे जा रहा है। अब बस है यहाँ पे, नहीं नहीं बस है अभी यहाँ पे। चलो नेक्स्ट, वेयर कापा इज कॉल्ड एज, बस यहाँ पे वेयर कापा इज कॉल्ड एज, हाँ सिंबल है ग्रीक अल्फाबेट कापा, ग्रीक अल्फाबेट का के जैसा बट ऐसा, ये समझा ना, ग्रीक अल्फाबेट है। अब ध्यान दो इसका मतलब प्रोनाउंसिएशन रहता है कापा, कप्पा, ठीक है। अब कापा इज कॉल्ड एज कंडक्टिविटी, बातें बंद, कंडक्टिविटी, या फिर बस रे स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ कंडक्टिविटी, मतलब कापा, बातें बंद, ठीक है। अब कापा का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो कापा का फॉर्मूला होगा G इंटू L बाई बी, सॉरी L बाई ए, ठीक है। बताने की जरूरत नहीं है ना, मतलब वो रीअरेंज कर दोगे ना। ये फॉर्मूला K इज इक्वल टू G L बाई ए, समझे, ये L यहाँ पे गया, A नीचे आ गया, तो G इंटू L बाई ए, फॉलोड। अब यहाँ पे ये L बाई ए जो है इसको हम लोग बोल देते हैं G इंटू बी, G इंटू बी, ठीक है। अब जरा इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट हो रहा है, सब जन ध्यान देंगे। B इज कॉल्ड एज सेल कांस्टेंट, अरे हाँ ये फॉर्मूला बाद में डिस्कस करते हैं, पहले L बाई ए का मीनिंग समझ लेते हैं, ठीक है, या फिर कापा का मीनिंग समझ लेते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, बराबर ध्यान देंगे सब जन। अभी बातें बंद, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है। अब स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्यों बोलते हैं, पहली बात इसकी वैल्यू निकालने के लिए, स्पेसिफिक मतलब वैल्यूज क्या हो जाती है सारी 1। तो अगर मैं लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड ले रहा हूँ 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस है ये, एंड एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड क्या लेंगे हम लोग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान दो भाई, तो मैं जो इलेक्ट्रोड यूज करूंगा उनका एरिया कितना होगा, इस इलेक्ट्रोड का एरिया कितना है 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड ऑब्वियसली सेल में एक इलेक्ट्रोड रहता है, क्या हुआ 2 रहता है, तो दूसरा इलेक्ट्रोड ये दूसरा आ गया। इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में जो लेंथ रहेगी, हाँ बाय द वे, तो एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर and distance between two electrode length is also 1 सेंटीमीटर, बराबर। इन इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो सोल्यूशन आएगा
ध्यान दो भाई, ये बाद में हम लोग इधर बैटरी को कनेक्ट करेंगे या फिर जिधर भी कुछ कनेक्शन रहेगा, ठीक है। ये इन इलेक्ट्रोड्स के बीच में, हाँ ये इलेक्ट्रोड्स है, इससे दिखाने के लिए इनको ऐसे कर लेते हैं। चलो, इन इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो सोल्यूशन रहेगा उसका जो कंडक्टेंस होगा, कंडक्टेंस समझ में आता है, ठीक है। देखो इन दोनों की वैल्यू 1 1 पुट कर दी तो कुछ कंडक्टेंस आएगा जो हमारे वोल्ट मतलब वोल्ट मीटर में हम लोगों को मिलेगा, ठीक है। तो उसका जो वैल्यू रहेगी वो अपना कापा रहेगा, फॉलोड। ये सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना रहेगा बे? 1 सेंटीमीटर क्यूब, एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इंटू 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर क्यूब, समझ में आ रहा है। तो कापा का एक्चुअल मीनिंग क्या रहता है हमारे आयनिक कंडक्टेंस में या फिर बैटरी में, ठीक है। तो ये जो पूरा सोल्यूशन है वो रहेगा 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो कापा मतलब स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस, ठीक है। फिजिकल सिग्निफिकेंस मतलब समझ में आ रहा है, प्रैक्टिकल मीनिंग, ठीक है। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या रहता है? फिजिकल सिग्निफिकेंस, तो इट इज द कंडक्टेंस ऑफ, it is the conductance of 1 centimeter cube or else 1 ml of solution। ये समझे क्या? वापस एक बार, लेंथ 1 कर दिया, एरिया 1 कर दिया, तो ये दोनों 1 हो गए, तो G इज इक्वल टू कापा। G मतलब कंडक्टेंस, कंडक्टेंस ऑफ हाउ मच अमाउंट? तो 1 सेंटीमीटर क्यूब या फिर 1 ml, ठीक है। तो इसका प्रैक्टिकल मीनिंग क्या रहता है? इट इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 ml ऑफ आयनिक सोल्यूशन, ठीक है, लिख दो। अब नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑन कापा, इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑन कापा, ऑन कापा, ठीक है। देखो भाई, लेट अस से मेरे पास 2 1 ml के सोल्यूशन है, ये एक 1 मोलार 1 ml 1 मोलार HCl है, एंड ये दूसरा 1 ml 0.1 मोलार HCl है, ठीक है। समझ में आ रहा है? दोनों का कंडक्टिविटी सेम, मतलब दोनों का कंडक्टेंस सेम रहेगा या डिफरेंट रहेगा? दोनों का कंडक्टेंस मतलब कापा सेम रहेगा या डिफरेंट रहेगा? 2 सोल्यूशन है, 1 ml 1 मोलार एंड 1 ml 0.1 मोलार, दोनों का कंडक्टेंस सेम रहेगा डिफरेंट रहेगा? सेम रहेगा, क्यों? लेंथ एंड एरिया सेम है, बट यहाँ पे देखो बे, नंबर ऑफ आयंस किस में ज्यादा रहेंगे? दोनों में सेम नहीं रहेंगे, फर्स्ट वाले में ज्यादा रहेंगे, ये 1 मोलार है एंड ये 0.1 मोलार है, तो इसमें नंबर ऑफ आयंस ज्यादा है। नंबर ऑफ आयंस अगर ज्यादा रहेंगे तो कंडक्टेंस भी ज्यादा रहेगा, बराबर है कि नहीं? अगर कंडक्टेंस ज्यादा है तो इस सोल्यूशन का कंडक्टिविटी भी ज्यादा रहेगा, कापा ज्यादा रहेगा, ठीक है। बट अगेन ध्यान दो बे, ये जो कापा है वो कांस्टेंट है ना बे, कांस्टेंट ऑफ कंडक्टेंस है, तो कांस्टेंट ऐसे चेंज होगा तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। मैं क्या बड़ी कर रहा हूँ, समझ पा रहे हो? तो ये चेंज होना नहीं चाहिए, बट यहाँ पे ये चेंज हो रहा है। क्यों चेंज हो रहा है? कॉन्सेंट्रेशन अलग है। फिजिक्स में चेंज नहीं होता, क्यों नहीं होता? उसमें कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होता, ओके, क्यों? मेटल का कॉन्सेंट्रेशन, मेटल सॉलिड है, सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन हमेशा 1 रहता है। तो फिजिक्स में मेटल के बारे में बात करते हो ना, तो कापा हमेशा सेम रहता है। बट केमिस्ट्री में हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स की बात कर रहे हैं, तो वो 1 मोलार 0.1 मोलार 0.01 मोलार वो चेंज हो सकता है। मैंने क्या बोला, समझ में आ रहा है? ओके, तो कापा कांस्टेंट है क्या? नहीं। किस चीज़ का कापा ज़्यादा रहेगा? जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा। समझ में आ रहा है? बिकॉज 1 ml में जितने आयन्स रहेंगे उतना कंडक्टेंस ज़्यादा आएगा। इसमें कोई दिक्कत
फिजिक्स में क्यू कापा कांस्टेंट रहते हैं, समझ में आ रहा है? ओके, लिख दो ये। अब फिर कापा हम लोग हर जगह पे यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो कुछ अलग यूज करना, हाँ क्योंकि कांस्टेंट नहीं है तो कुछ अलग निकालना पड़ेगा। हो गया ये इतना? हाँ तो नहीं तो कैसे याद रहेगा। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल कांस्टेंट, ठीक है, जो मैंने एक फॉर्मूला लिखा था ना वो। तो देखो सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट बी, ठीक है। अब देखो ये एक बैटरी है, ये जो ब्लैक कलर के अपने इलेक्ट्रोड्स है, ठीक है। अब मैंने एक बार ऐसे बैटरी बना दी, मतलब तुम्हारे मोबाइल में भी बैटरी है, तुम्हारे मोबाइल में भी ऐसे ही सर्किट रहेगा, दो इलेक्ट्रोड्स, उनका कुछ एरिया है एंड उनके बीच में कुछ डिस्टेंस है, समझ पा रहे हो, ठीक है। अब तुम्हारे मोबाइल में जो भी मतलब बैटरी है उनके इलेक्ट्रोड्स का एरिया चेंज होगा क्या? नहीं होगा ना भाई, मतलब एक बार बैटरी बन गई तो बन गई। उनके बीच का डिस्टेंस चेंज होगा क्या? नहीं। तो एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड एंड डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड रिमेन्स कांस्टेंट फॉर अ सेल, समझ में आ रहा है? हेंस रेशियो ऑफ लेंथ अपॉन एरिया, रेशियो ऑफ लेंथ अपॉन एरिया एक सेल के लिए वो कांस्टेंट हो जाता है, तो इट इज कॉल्ड एज सेल कांस्टेंट। समझे? दो इलेक्ट्रोड एक बैटरी में अगर एक बार घुस गए तो उनका एरिया उतना ही रहेगा, उनके बीच का डिस्टेंस भी उतना ही रहेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेल कांस्टेंट। एंड ये जब हम लोग ऊपर वाले अपने कापा के फॉर्मूला में पुट करेंगे तो देयरफॉर कापा का फॉर्मूला क्या आएगा? कापा इज इक्वल टू जी इंटू बी, समझे? या फिर जी इंटू बी, और एल्स बी इज इक्वल टू कापा इंटू 1/g। 1/g क्या रहता है? हाँ, रेजिस्टेंस, इधर g इज इक्वल टू 1/r या फिर r इज इक्वल टू 1/g, ठीक है। तो b इज इक्वल टू कापा टाइम्स r, ठीक है। ये सारे फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है एंड ये इतने उल्टे सुल्टे फॉर्मूलाज हो जाते हैं ना एग्जाम में कि बहुत कंफ्यूजन होता है, ठीक है। बना दो, ये लिख दो। चलो भाई, अब नेक्स्ट चलो ध्यान दो अभी। सिक्स्थ मोलार कंडक्टिविटी, ए ध्यान दो बे, मोलार कंडक्टिविटी लैम्बडा एम। ए चलो लिखना स्टार्ट करो, बस हो गया। अब लिखो इसमें मोलार कंडक्टिविटी। तो देखो कंडक्टिविटी काम नहीं कर रही है इसलिए मोलार कंडक्टिविटी, ठीक है। बस अभी यहाँ पे बस हो गया। कंडक्टिविटी काम नहीं कर रही है इसलिए मोलार कंडक्टिविटी का कंसेप्ट आया, ठीक है। अब तुम लोगों ने मोलार मास सुना है। मोलार मास इज व्हाट? मास ऑफ 1 मोल। मोलार वॉल्यूम ऑफ 1 मोल। तो मोलार कंडक्टिविटी ऑफ, ठीक है, लिखो इट इज दी, नहीं वो लैम्बडा है, ओके। मुंह बांध, सुनो बे, स्मॉल लैम्बडा, चुप है, स्मॉल लैम्बडा, कैपिटल लैम्बडा। हाँ, ग्रीक अल्फाबेट्स में भी स्मॉल एंड कैपिटल रहता है। एम, हाँ, लैम्बडा एम, मोलार का एम। बस अभी डेफिनेशन लिखना स्टार्ट करो। इट इज दी कंडक्टिविटी ऑफ, जो है वो। अब चलो, मोलार कंडक्टिविटी लैम्बडा एम। अब बस चलो अभी यहाँ पे ध्यान दो। तो लैम्बडा एम का फॉर्मूला, बस यहाँ पे, बस लैम्बडा एम का फॉर्मूला हो जाता है कापा अपॉन कॉन्सेंट्रेशन, बिकॉज 1 मोल इन सम वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है ना बे। अब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन चेंज हो सकता है,
समझ में आ रहा है? तो 1 मोल रहेगा, बट किसी भी वॉल्यूम में तो अगर डाइल्यूशन होते जाएगा तो कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा, समझ में आ रहा है? तो कापा अपॉन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अब यहाँ पे एक दिक्कत है, कापा का यूनिट जो हम लोग भूल गए कि किया है, चलो अच्छी बात है, नहीं किया है, चलो कापा का यूनिट यहाँ पे इसकी फॉर्मूला के बाजू में लिख देना। चलो अब मुझे बताओ कंडक्टेंस का यूनिट क्या है, ओम इनवर्स या फिर साइमन, ठीक है। सीमेंस ज़्यादा यूज होगा तो साइमन, एंड दूसरा क्या आया, हाँ मीटर इनवर्स बराबर, या फिर ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या फिर मो मीटर इनवर्स, ठीक है। वो सब बहुत सारे यूनिट्स है जी के। अब बट अगेन हमारे मोबाइल की बैटरी मीटर भर की रहती है क्या? नहीं, सेंटीमीटर की रहती है। तो हम लोग इस मतलब केमिस्ट्री में क्या यूज करेंगे, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, समझ में आ रहा है? इसमें कोई दिक्कत? अब सब जन ध्यान देंगे जरा यहाँ पे। तो कापा का यूनिट है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, बट कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या रहता है, मोलार। दूसरा यूनिट मोलार, करेक्ट है, हाँ मोल पर लीटर, ठीक है। तो दूसरा यूनिट क्या रहता है, मोल पर लीटर, एंड लीटर कैन बी रिटन एज डीएम क्यूब। तो पर लीटर है तो पर डीएम क्यूब, या फिर डीएम क्यूब इनवर्स, ये समझ में आ रही है इधर तक? अब दिक्कत समझ दिख रही है क्या तुम लोगों को? क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है? ऊपर सेंटीमीटर है और नीचे डेसीमीटर है, अंतर समझ में आ रहा है? ओके, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, देखो भाई 1 डीएम क्यूब इज इक्वल टू, मतलब 1 डीएम क्यूब मतलब क्या रहता है, 1 लीटर, इज इक्वल टू हाउ मेनी ml, 1000 ml, 10⁻³ ml, मतलब 1 डीएम क्यूब इज 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब बराबर। बट हम लोगों को डीएम क्यूब नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, डीएम क्यूब इनवर्स। अब यहाँ पे डीएम क्यूब इनवर्स करने के लिए, 1 डीएम क्यूब इनवर्स करने के लिए कैसे होगा, सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स आएगा, तो 1/10⁻³ मतलब डायरेक्ट 10⁻³ कर दूं चलेगा, ये सबको समझ में आता है। इनवर्स कर रहे मतलब उल्टा, तो 1/10⁻³, 10⁻³ ये यूनिट कन्वर्जन आया सबको, पक्का? ओके, अब ध्यान दो, ये यूनिट कन्वर्जन अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं तो फॉर्मूला क्या बनेगा, देयरफॉर लैम्बडा m इज इक्वल टू कापा अपॉन सी into 10⁻³ and now my units are Simon centimeter inverse अपॉन मोल सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स। अब यूनिट सेम हो गए, समझ में आ रहा है? अब 10⁻³ ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, 10⁻³ तो अपना फाइनल फॉर्मूला होता है लैम्बडा m इज इक्वल टू कापा टाइम्स 1000 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन, एंड अभी इसका फाइनल यूनिट क्या बनेगा, यूनिट ऑफ लैम्बडा m, ये बताओ भाई यूनिट जल्दी। ओके, साइमन पर मोल, हाँ पर मोल सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये समझे? या फिर साइमन का दूसरा यूनिट क्या रहता है, ओम इनवर्स, मोल इनवर्स, सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर मो, ठीक है। वो तो पता ही है, मतलब समझ में आ जाएगा। ओके, ये लिख दो। आज भी चैप्टर खत्म नहीं हो रहा है, हमारा सिलेबस बहुत कम जा रहा है। सर वो पता है फोन के बहुत उसको यूज करते तो वो बैटरी होती है पीछे की, तो ऐसे मोटी हो जाती है ना, ऐसे फुल। वो हाइड्रोजन गैस इवोल्यूशन की वजह से, वो आजकल के इसमें कम होता है, आजकल की बैटरीज में नहीं होता, पहले के इसमें ज़्यादा होता था। हाँ, क्योंकि उसमें किधर ना किधर थोड़ा बहुत हाइड्रोजन ट्रेस अमाउंट में रहता था, जो कि मतलब बाद में फूलता था, या फिर कोई गैस इवॉल्व होती थी, हाइड्रोजन नहीं तो कोई दूसरी, तो गैस अंदर ट्रैप हो जाती थी। या फिर कभी कभार इलेक्ट्रोड ही मतलब ऐसे पफ हो जाता था, वो इलेक्ट्रोड मटेरियल वैसे नहीं थे अच्छे, ज़्यादा यूज़ करने से। अब नेक्स्ट ये हो गया मोलार कंडक्टेंस, ठीक है। मोलार कंडक्टेंस जैसा ही और एक रहता है इक्विवेलेंस कंडक्टेंस,
बताओ बे इक्विवेलेंस कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? 7th इक्विवेलेंस कंडक्टेंस लैम्बडा इक्यू, ठीक है। लैम्बडा इक्यू फॉर्मूला क्या आएगा? कापा अपॉन एन इंटू 1000, ठीक है। ये समझे? एन मतलब नॉर्मेलिटी। अरे ये यहाँ पे जो हम लोग यूज कर रहे हैं ये कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या है? मोलार है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन या फिर मोलारिटी। तो इक्विवेलेंस में एन आ गया विच इज नॉर्मेलिटी। समझ में आ रहा है? अब इसका यूनिट क्या आएगा फिर? अब इसमें ज़्यादा टाइम पास नहीं, मतलब सारा पूरा डेरिवेशन नहीं करते बैठ रहा, वो डायरेक्ट सेम टू सेम फॉर्मूला है, सिर्फ मोलारिटी के बदले नॉर्मेलिटी। अब इसका यूनिट क्या बनेगा? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। समझा? पर मोल, मोलार कंडक्टिविटी इज फॉर 1 मोल तो पर मोल आता है। इक्विवेलेंस कंडक्टिविटी इज फॉर 1 इक्विवेलेंट तो पर इक्यू आएगा, ठीक है। या फिर मो, एक बार मो लिख देते वापस एक बार, मो सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट, ठीक है, लिख दो। नाउ फाइनल थिंग, रिलेशनशिप बिटवीन मोलार कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंस कंडक्टिविटी। 8th नहीं, रिलेशनशिप बिटवीन लैम्बडा एम एंड लैम्बडा एन, ठीक है। ध्यान दो बे, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मोलारिटी एंड नॉर्मेलिटी? तो मोलारिटी इज इक्वल टू, बताओ मोलारिटी एंड नॉर्मेलिटी के बीच का रिलेशन क्या है? मोलारिटी इज इक्वल टू एन बाय, नहीं, एन इंटू एन फैक्टर। क्या रिलेशन है? एन इंटू एन फैक्टर। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब तो ये अगर मैं इस फॉर्मूला में पुट कर दूं, दिख रहा है? तो लैम्बडा एम, ध्यान दो, लैम्बडा एम इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 अपॉन, अब मोलारिटी के बदले क्या लिख सकते हैं? नॉर्मेलिटी इंटू, उल्टा लिखा है मैंने, सॉरी। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू एन फैक्टर, ठीक है। ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो अब अगर मैं ये फॉर्मूला नॉर्मेलिटी में पुट करूं तो नॉर्मेलिटी का ओरिजिनल फॉर्मूला क्या है? नॉर्मेलिटी का मतलब लैम्बडा इक्विवेलेंस इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 एंड नॉर्मेलिटी के बदले वी कैन पुट मोलारिटी इंटू एन फैक्टर। समझे? अब यहां पे अगर देखोगे तो ये इतना पार्ट कापा इंटू 1000 अपॉन एम, ये क्या है? अपॉन एम है वे, हाँ ये लैम्बडा एम है, मोलार कंडक्टिविटी। अरे इसको मोलार कंडक्टिविटी बोलते हैं। देखो कापा इंटू 1000 अपॉन एम, कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोलारिटी हम लोग पकड़ते हैं, ठीक है। तो ये इतना पार्ट जो है वो हमारा लैम्बडा एम है। तो लैम्बडा इक्यू, लैम्बडा इक्यू कुछ बुक्स में इसको, हाँ वो भी लिख देता हूँ, लैम्बडा इक्यू कुछ बुक्स में इसको लिखा रहता है लैम्बडा एन इज इक्वल टू लैम्बडा एम अपॉन एन फैक्टर। समझे? इसमें कोई दिक्कत? अब ये फॉर्मूला है ना, एग्जाम में बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। देखो आज तक तुम लोगों ने पढ़ा है नॉर्मेलिटी इज मोलारिटी इनटू एन फैक्टर, एंड यहाँ पे n जो है इज मोलारिटी अपॉन एन फैक्टर है। देख रहे हैं? मतलब लैम्बडा n इज मोलारिटी अपॉन एन फैक्टर, मतलब यहाँ पे n इज इक्वल टू m बाई एन फैक्टर, वैसा हो रहा है। एंड ये हमेशा हम लोग n इज इक्वल टू m इंटू एन फैक्टर पढ़ते हैं। समझे? तो इक्विवेलेंस में एन फैक्टर से डिवाइड होता है एंड नॉर्मल वाले में मल्टीप्लाई करने का, ठीक है। लिख दो।
फिर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, आज ये चैप्टर खत्म नहीं हो पाएगा। कर लो ना, मतलब सेंटीमीटर इनवर्स आएगा ना, लेंथ अपॉन एरिया सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, हो गया, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन लिखो, द रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, देखो क्वेश्चन, द रेजिस्टेंस of a cell is, sorry, with cell constant 1.14 centimeter inverse containing 0.001 molar KCl at 298 Kelvin is 1500 ohms. The molar conductivity of this solution is, this cell is dash, ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी मतलब क्या पूछा है, लैम्बडा एम। लैम्बडा एम का फॉर्मूला रहता है कापा अपॉन सी इंटू 1000। सी कितना दिया है, चलो वो रोई तो उसकी गलती है, मतलब तू रोई तो, हाँ वो बोलिए तू नहीं रोएगी, तू ये गारंटी वो ले रही है। बी निकालो, चलो कापा इंटू आर क्या, हाँ ठीक है, ऊपर ऊपर से करो ना कुछ तो। कितना, ओके देखते हैं, चलो। अब पहली बात, अबे सालो इन दोनों का डिवीजन होता है ना फोर्जा, अप्रॉक्स, क्या नहीं, अरे इसका इंटू 4 करेंगे तो 4.12 आता है, ये 4.19 है, कितने का, 19-20 का तो फर्क है। हाँ तो हाँ, एग्जैक्ट आंसर इसका 4.02 आएगा। 4.02 को अगर 4 ले लेंगे तो कुछ ऐसे पहाड़ नहीं टूट जाएगा, ऐसे क्या बोलते हैं उसको, पहाड़ नहीं, क्या बोलते हैं, पहाड़ टूट जाएगी बोलते हैं। हाँ देखा, आता है मेरे को अभी आगे। तो सेल कांस्टेंट बी इज कापा इंटू आर, ठीक है, विच इज 0.14 इंटू 4.19, ठीक है। अब ये वैल्यू हम लोग जब यहाँ पे पुट करेंगे तो कापा इज इक्वल टू बी बाय आर ना, कापा इज इक्वल टू बी बाय आर। बी आया है 0.14 इंटू 4.19 अपॉन आर की वैल्यू है दिस, तो दिस 1 जा, दिस 4 जा, डायरेक्ट दिख रहा है बे। एग्जैक्ट आंसर इसका आएगा 4.018, 14/25। किसका, अच्छा मतलब कापा 14/25, ओके। एंड इसका आंसर हो जाएगा फिर ये 0.56, ठीक है। एंड अगर तुम 14/25 भी करने गए, एग्जैक्ट ना बोल रहे हो, 14.25, 14/25 अप्रॉक्स ही है, अच्छा अप्रॉक्स ही है, हाँ ठीक है। तो इसको भी अगर सॉल्व करोगे तो 0. 125 एंड कितना बचा, 16 बचे, 125 ना, 125 कितना बचे भूल गया मैं, 150 बचे, हाँ 15 बचे वे, 125 माइनस 140, 150 मतलब वही 0.56 कैसे भी सॉल्व करो सेम ही आंसर आएगा, ये समझे पक्का। अभी भी ये चैप्टर खत्म नहीं हुआ, अभी तो और आगे पढ़ा नहीं सकता, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर ये चैप्टर खत्म कर देंगे और एक नया चैप्टर सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ओके। नेक्स्ट लेक्चर आने से पहले मोल कॉन्सेप्ट के कॉन्सेंट्रेशन टर्म के सारे फॉर्मूलाज करके आने हैं। नेक्स्ट लेक्चर में वही सारे फॉर्मूलाज वापस पढ़ाऊंगा, बहुत फास्ट स्पीड पे, लिख दो बे होमवर्क। मोल कॉन्सेप्ट के पूछूंगा नहीं, मोल कॉन्सेप्ट के सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म के फॉर्मूलाज एक बार लिख के आने हैं, एक बार नहीं, 2 बार। मोल कॉन्सेप्ट के
कॉन्सेंट्रेशन टर्म के फॉर्मूलाज, लास्ट लेक्चर के फॉर्मूला, लास्ट लेक्चर मोल कॉन्सेप्ट का लास्ट लेक्चर जो था ना, उसमें जो फॉर्मूलाज किए वो, हाँ ठीक है, सारे फॉर्मूलाज 2 बार लिख के आने हैं। नेक्स्ट लेक्चर वही सब पढ़ाया जाएगा एंड तभी मैं उड़ाऊंगा, क्योंकि मेरा इस चैप्टर के लिए बहुत टाइम गया है, मतलब ये 4 लेक्चर से 5 लेक्चर में खत्म होना चाहिए, अभी 6 लेक्चर आएगा, तो नेक्स्ट लेक्चर में कुछ भी करके वो उड़ाने ही वाला हूँ, ठीक है। ओके चलो बाय बाय गाइस।